वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 11 अगस्त 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल NMEO-OP के बारे में है। इसका सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम, मतलब पाम ऑयल पर इसका फोकस होगा। सिमिलरली देखिए, अभी एक और स्कीम है सरकार की, दैट इज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये जो इनिशिएटिव है ये अभी न्यूज़ में रहा है बिकॉज इसकी 9th इंस्टॉलमेंट अभी रिलीज की गई है। तो दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस NMEO-OP के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो स्कीम है इसका उद्देश्य पाम ऑयल के प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करना है, क्योंकि इसे हमें बहुत भारी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर हम इसका प्रोडक्शन इन्हेंस कर लेंगे तो इंपोर्ट के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। इसमें उन फार्मर्स को जो पाम ऑयल का प्रोडक्शन करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कैश इंसेंटिव दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत जो ऑयल पाम फार्मर्स हैं उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा, उन्हें रेन्यूमरेशन मिलेगा जो कि प्राइस और वायबिलिटी फार्मूला के बेसिस पे होगा। प्राइस एंड वायबिलिटी फार्मूला का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई भी जो ऑयल पाम फार्मर है वो जो कल्टीवेशन कर रहा है, सरकार मान लीजिए ये कहती है कि अगर आपने 100 रुपये इनपुट लगाया है तो आपको कम से कम 200 रुपये का बेनिफिट होना चाहिए, लेकिन जो आपको बेनिफिट आ रहा है दैट इज जस्ट 150 रुपीज़। तो सरकार 50 रुपीज़ आपको जो वायबिलिटी गैप आ रहा है वो दे देगी। इससे वो इंसेंटिवाइज होंगे कल्टीवेशन के लिए। स्पेशल एम्फेसिस यहाँ पर होगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और अंडमान निकोबार आइलैंड में, बिकॉज वहाँ का जो वेदर है वो पाम ऑयल फार्मर्स के लिए या ऑयल पाम फार्मर्स के लिए सूटेबल है। पाम ऑयल की बात करें तो ये दुनिया का सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाने वाला वेजिटेबल ऑयल है। इसका इस्तेमाल ना केवल वेजिटेबल ऑयल के रूप में होता है, रेदर इसका इस्तेमाल डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और बायोफ्यूल बनाने में भी किया जाता है। इंडिया, चाइना और यूरोपियन यूनियन टॉप कंज्यूमर्स में आते हैं और इंडिया बड़ी भारी मात्रा में साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उनसे पाम ऑयल इंपोर्ट करता है। PM किसान के बारे में बात करें तो इसमें देखिए 6,000 रुपये पर ईयर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में फार्मर्स के खाते में सीधे डाले जाते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि उनके पास जमीन कितनी है। 2019 की फरवरी में इसे लॉन्च किया गया था। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका मतलब यह है कि 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से की जाएगी, राज्यों को कुछ भी नहीं देना होगा। कोई पूछ भी रहा था कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में अंतर क्या होता है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सारा खर्च सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करती है, जबकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में कुछ हिस्सा राज्यों को भी वहन करना होता है। वो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग होता है। जो मैदानी इलाकों वाले राज्य हैं वहाँ पर उन्हें 40% शेयर बेयर करना होता है। पहाड़ी इलाकों वाले जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उन्हें 10% बेयर करना होता है। ये डिवीजन होता है, बट कुछ हिस्सा उनको भी देना होगा। इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि किसको ये पैसा देना है और नहीं देना है? बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन का काम पूरी तरीके से स्टेट्स एंड यूटीज़ का होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बस पैसे दे देगी। देखिए, फार्मर्स से रिलेटेड जो स्कीम्स होती हैं उन पर यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती है और प्रश्न भी पूछती है। देखिए, ऐसी ही एक स्कीम पर प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स 2017 में। ये क्वेश्चन है नैम के ऊपर, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम। 2 स्टेटमेंट हैं। पहला ये है कि ये पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज से रिलेटेड है। दूसरा ये है कि फार्मर्स को इसके ज़रिए नेशन वाइड मार्केट की एक्सेस मिलेगी, जहाँ पर वो अपनी फसलों के क्वालिटी के मुताबिक दाम अवेल कर पाएंगे। आप बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है? अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है तो मैं बता देता हूँ कि ये 2 के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अनक्लॉज के बारे में है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। चाइना नहीं चाहता कि इस मुद्दे पर बातचीत हो। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, इस बात को लेकर चाइना हमेशा कंसर्न रहता है, लेकिन अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास है। तो इंडिया ने इस संबंध में एक सेशन ऑर्गेनाइज करवाया। कई सारे देशों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, इंक्लूडिंग यूएस एंड चाइना। यूएस और चाइना के बीच में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेकर आपस में तकरार भी हुई, क्योंकि साउथ चाइना सी में अक्सर जो ग्लोबल नॉर्म्स हैं उनको चाइना वायलेट करता रहता है। बात करते हैं इस अनक्लॉज के बारे में। इसे देखिए 1982 में अडॉप्ट किया गया था, यद्यपि इसे एग्जिस्टेंस में आने में 12 सालों का समय लगा और ये 1994 में इफेक्टिव हुआ। जब ये इफेक्टिव हुआ तो इसने 1958 के 4 जिनेवा कन्वेंशंस को रिप्लेस कर दिया, जो
ओशंस के अलग अलग रीजन से जुड़े हुए थे, जैसे कि कॉन्टिग्यूअस जोन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, हाई सीज, फिशिंग, जो लिविंग रिसोर्सेस हैं हाई सीज में उनके कंजर्वेशन को लेकर। अब देखिए रीजन्स कहाँ कैसे होते हैं उस पर भी हम बात कर लेंगे। उसके आगे अभी जो अनक्लॉज है, इट इज़ द काइंड ऑफ लीगल फ्रेमवर्क जो मरीन और मैरीटाइम एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है। इसमें जो मरीन एरिया होता है उसे 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। इंटरनल वाटर्स, कई बार जो रफ टेरेन होता है या रफ कोस्ट लाइन होती है उसमें जो अंदर का हिस्सा होता है उसे इंटरनल वाटर कहा जाता है। टेरिटोरियल सी, कॉन्टिग्यूअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सीज, ये 5 क्लासिफिकेशन है। देखिए ये है टेरिटोरियल सी, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये 12 माइल उसके आगे का जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड कॉन्टिग्यूअस जोन, और इसके बाद ये पूरा हिस्सा जो 200 नॉटिकल माइल का होता है इसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। ये होता है हाई सी, जिस पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता, ये ओपन होता है, यहाँ की फ्रीडम को इंश्योर किया जाता है। तो ये क्लासिफिकेशंस किए गए हैं। जो कन्वेंशन है उसने 3 नए इंस्टीट्यूशंस भी बनाए हैं इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी और द कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ये 3 एंटिटीज भी हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सीखो और कमाओ स्कीम के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स ने राज्यसभा को इस स्कीम के बारे में जानकारी दी। क्या है ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ही इंप्लीमेंट करती है। टारगेट किया जाता है 14 से 35 वर्ष के आयु के लोगों को। क्यों? ताकि उन्हें स्किल दी जा सके, ऐसी स्किल जिसके जरिए वो एम्प्लॉयमेंट पा सकें, उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों। जो एग्जिस्टिंग वर्कर हैं उन्हें भी और ज़्यादा स्किल किया जाता है। जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन्हें भी स्किल करने की कोशिश की जाती है। इसे इंप्लीमेंट किया जाता है प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसी के माध्यम से, जिसमें कई सारे एक्सपर्ट्स होते हैं। फीचर्स ये हैं कि जो भी लोग इसमें ट्रेनिंग अवेल करते हैं, कोशिश की जाती है कि उनमें मिनिमम 75% लोगों को प्लेसमेंट दिया जाए, मतलब कि जॉब दी जाए, और कम से कम 50% लोगों को ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जॉब मिले। एक बार प्लेसमेंट हो जाए उसके बाद भी 2000 रुपये पर मंथ मिलते हैं 2 महीने के लिए, ताकि प्लेसमेंट के बाद असिस्टेंस मिल जाए और आप अच्छी तरीके से जो जॉब वाली लाइफ है उसमें सेटल डाउन हो जाए। कई और स्कीम्स हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। पहला है नया सवेरा स्कीम। इसमें फ्री कोचिंग दी जाती है जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे होते हैं उन्हें, ताकि वो टेक्निकल और मेडिकल प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन ले सकें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करके। दूसरा है पढ़ो परदेश स्कीम। नाम से स्पष्ट है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे विदेश में पढ़ें। इसके लिए वो जो एजुकेशनल लोन ले रहे हैं उसका जो ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट, उसमें उन्हें सब्सिडी मिल जाती है। तीसरा है नई उड़ान स्कीम। इसमें अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का बच्चा यूपीएससी, स्टेट पीएससी या एसएससी का प्रीलिम्स क्लियर करता है तो उसे सपोर्ट दिया जाता है ताकि वो मींस और इंटरव्यू की अच्छी तैयारी कर सके। चौथा है नई रोशनी स्कीम। इसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो वुमेन होती हैं उनके अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है। छठी स्कीम है नई मंजिल स्कीम। इसमें जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं उन्हें फॉर्मल स्कूल एजुकेशन में लाया जाता है और जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं उनमें स्किलिंग भी की जाती है। नेक्स्ट है हमारी धरोहर। यहाँ पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का रिच हेरिटेज है उसे प्रिजर्व करने की कोशिश की जाती है। ये सभी स्कीम्स माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के बारे में है। इसके पहले कि हम इस आर्टिकल पर आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरनेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। देखिए, इंटरनेट गवर्नेंस जो है वो गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी, इनके द्वारा तैयार किया गया कुछ ऐसा, आप शेयर कह लीजिए, नॉर्म्स, रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं। ये ऐसे नॉर्म्स, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं जो इंटरनेट के यूज और उसकी एप्लीकेबिलिटी को निर्धारित करते हैं। तो आम बोलचाल की भाषा में आप ऐसे समझिए कि इंटरनेट गवर्नेंस कुछ नॉर्म्स, रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि इंटरनेट कैसे इस्तेमाल किया जाएगा और उस संबंध में क्या पॉलिसी होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो देखिए, ऐसा ही एक फोरम है जो यूनाइटेड नेशंस रन करता है। ये उसका आप इंडिया एडिशन कह लीजिए। ये काइंड ऑफ पॉलिसी डिस्कशन प्लेटफॉर्म है। सभी एंटिटीज यहां पर आएंगी। कौन कौन आएगा? गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी आपस में बातचीत करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए इंटरनेट से रिलेटेड। ये जो पूरा फोरम है, ये देखिए 20 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है डिस्कशन वगैरह। मोड ऑफ एंगेजमेंट मल्टी स्टेक होल्डर होगा।
जैसे मैंने बता दिया कई सारे स्टेक होल्डर्स होंगे। ये पहला सेशन होगा IIGF का, जो अक्टूबर 2021 में स्टार्ट हो रहा है। पब्लिक पॉलिसी इश्यूज जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है वही डिस्कस करेंगे। थीम होगी इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। IGF जो यूनाइटेड नेशंस का है उसकी बात कर रहे हैं। ये भी मल्टी स्टेक होल्डर गवर्नेंस ग्रुप है। कई सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ भी आते हैं, वो भी ग्लोबल लेवल पे इंटरनेट का कैसे यूज होगा इस संबंध में पॉलिसी मेकिंग के लिए डिबेट एंड डिस्कशंस वगैरह करते हैं। इसका ओरिजिन देखिए 2006 का है। इसकी पहली मीटिंग 2006 में हुई थी, उसके बाद से हर साल मीटिंग होती है। ये इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो यूएन का जो ऑफिस है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में वहाँ पर है। फंडिंग जो है IGF की वो एक्स्ट्रा बजटरी ट्रस्ट फंड अकाउंट है जो यूएन का, जिसे मैनेज किया जाता है यूएन देसा के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, वहीं से इसका खर्चा उठाया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इनर लाइन परमिट के बारे में है, देख लीजिए यहाँ पर है। ओके, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी ये कहा है कि जो बॉर्डर एरियाज में कुछ प्रोटेक्टेड रीजन्स थे जहाँ पर जाने के लिए इनर लाइन परमिट रिक्वायर्ड होता था उसे स्क्रैप कर दिया है ताकि वहाँ पर टूरिज्म और बढ़े। तो क्या होता है इनर लाइन परमिट? इनर लाइन परमिट इज अ काइंड ऑफ ट्रेवल डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए अगर आप कुछ प्रोटेक्टेड रीजन्स में जा रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, यहाँ पर जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनका जो कल्चर है, उनका जो रहन सहन है, उसमें हस्तक्षेप ना हो। इसमें आप कब तक रुकने वाले हैं और कौन कौन से एरियाज में जा सकते हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया रहता है। जो ILP है वो स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पर ये लागू होता है वहीं पर दिया जाता है, वही उसे जनरेट करते हैं। ऑनलाइन और इन पर्सन दोनों ही मोड में आप अवेल कर सकते हो। वैसे देखिए जो इनर लाइन परमिट का मामला है ये ब्रिटिशर्स के ज़माने का है। वो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1973 लाए थे। उनका उद्देश्य ये था कि कुछ एरियाज में वो जो इंडियंस हैं उनकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर दें ताकि वहाँ के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को वो फ्रीली एक्सप्लॉइट कर सकें और इंडियन ट्रेडर्स वहाँ ना जा सकें। 1950 में जब देश, उसके पहले 1947 में आज़ाद हो गया, तो 1950 में जो यहाँ पे टर्म था ब्रिटिश सब्जेक्ट, उसे रिप्लेस करके कह दिया गया सिटीजन्स ऑफ इंडिया। मतलब साफ था जो भी नॉन नेटिव्स हैं जो बाहर से आएंगे उस जगह पे उन्हें परमिट चाहिए होगा। अभी तो मामला ये था, अब यहाँ एक्सप्लॉयटेशन का मामला नहीं रह गया था, अब मामला ये था कि जो इंडिजिनियस ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं हम उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करें। जायद तलवार 2021 इंडियन नेवी ने पार्ट लिया है बायलैटरल एक्सरसाइज में, जो कि इंडियन नेवी और UAE की जो नेवी है उसके बीच में रहा। आबू धाबी के कोस्ट पर यह एक्सरसाइज हुई। ये बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडियन और UAE की नेवी के बीच में। मतलब साफ है दोनों नेवीज आपस में अच्छे से कोऑपरेट कर सकें, इसीलिए एक्सरसाइज की जाती है। इंडिया ने अपनी ओर से INS कोची और 2 सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर भेजे हैं। कुछ स्टेटमेंट हैं। जायद तलवार 2021 बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडियन और रॉयल सऊदी नेवी के बीच में। अभी तो पढ़ा है, भूले भी नहीं होंगे आप। अनक्लॉज 1982 में साइन किया गया, 1994 में इफेक्टिव हुआ। सीखो और कमाओ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की स्कीम है। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, पहली मीटिंग कन्वीन हुई थी 2006 में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इनलाइन परमिट सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। यहाँ पे देखिए जवाब है, पहला वाला गलत है, बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको याद ही होगा। दूसरा वाला सही है। तीसरा गलत है बिकॉज माइनॉरिटी जो मिनिस्ट्री है ये उसका इनिशिएटिव है। चौथा सही है। पांचवा गलत है, जो कि स्टेट और यूटी हैं जहाँ पर इनलाइन परमिट लेना है वही उसे इशू करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये तो सारी बातें हो गई। इस सेशन की PDF आपको ओनली IAS के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। PDFs और डॉक्यूमेंट्स वहीं मिलते हैं, वही एक तरीका है, तो आपका वहाँ होना ज़रूरी है। आज के इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।